एटम्स, 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर एटम। सबसे पहले एटम क्या है, पहला सवाल, क्या होता है एटम? बचपन वाली बातें, स्मॉलेस्ट, हम कहते हैं कि हाँ सबसे स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज एटम। ठीक है, जब हम एटम को ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं। वैसे पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल है जिससे बना है वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम। ठीक है, अब एटम में क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हम लोगों को यूज करनी है, एटम का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, एटम हमने किस तरीके से एटम का इन्वेंट हुआ था, कौन कौन इन्वेंट किया था, उसके बारे में। तो सबसे पहले जो तुम्हारे सिलेबस में जो जो चीजें हैं, सबसे पहले था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। कैसा था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल? चलो, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, उन्होंने कहा कि एक वाटरमेलन की तरह है। हाँ, और जितनी भी रेड पुडिंग वाला पार्ट है, जैसे मान लो इसको मैं नेगेटिव लेता हूं, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसके अंदर जो ये रेड पुडिंग था, हाँ ये जो रेड पुडिंग का पार्ट था, दैट इज, ये क्या था? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स। और ये क्या थे? हाँ, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने कहा कि इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरे में नेगेटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम एग्जांपल के लिए क्या सोचना था, वाटरमेलन, वाटरमेलन के सारे ब्लैक सीड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका जो रेड पुडिंग वाला पार्ट है वो प्रोटॉन्स हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स आर इक्वल, तो ओवरऑल हमारा ये जो एटम है ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये था जे थॉमसन का मॉडल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास लिखने को नहीं है। कॉन्सेप्ट आया किसका? रदरफोर्ड का, गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। ठीक है, तो हम यहां पर लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने एटम को एक्सप्लेन करने के लिए अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग करी, किसके ऊपर? गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब कुछ बातें तुम्हें पता होनी चाहिए कि गोल्ड फॉइल क्यों। गोल्ड फॉइल बहुत मेलिएबल मेटल है, उसे बहुत पतला किया जा सकता है। ठीक है, कितना पतला? एक एटम का इंटरफेस बनाना था हमें, तो उसे हम लोग ले गए एकदम एटॉमिक डायमीटर के साइज पे। कंचे देखें, ढेर सारे कंचे ले लो, उसको रख दो और ऐसे 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 दबा दो, उसकी एक लेयर बना दो, एक शीट बन जाएगी। उसमें एक एटम, एक ही सरफेस पे एक ही एटम होगा जिसे क्रॉस करना रहेगा। उस साइज का उन्होंने जो उसमें लिया गया, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, ऑर्डर क्या है एटॉमिक साइज का? ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का एटम होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? न्यूक्लियस साइज का 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम फर्मी भी कहते हैं, वो फर्मी के रेंज का होता है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग करी और गोल्ड पे किया। ठीक है, गोल्ड पे, अब गोल्ड फॉइल, उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल का मान लेते हैं कि उसमें एक एटम यहां पर था। ठीक, ये था यहां पर पॉजिटिव। अब अल्फा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम एटम का न्यूक्लियस। हाँ, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, जिसपे 2+ का चार्ज होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन, उसके 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दो, उसका ऑर्बिट खत्म, क्या बचता है? सिर्फ न्यूक्लियस जिसपे 2 पॉजिटिव का चार्ज, वही है अल्फा, है ना? तो यहां पर हमने एक गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल को थिन किया, एकदम थिन शीट के बराबर कर दिया, जिसमें कि उसकी जो थिकनेस थी अप्रोक्सीमेट इन ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एटम, 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का हमने थिकनेस बना लिया। उसके बाद यहां से जो भी पार्टिकल आया, अल्फा पार्टिकल, इस तरीके से बाहर निकले। क्लियर है? इसके बाद
कुछ पार्टिकल्स में लाइट डेविएशन हुआ, थोड़ा बहुत, कुछ पार्टिकल्स ज्यादा डेविएट हो गए, कुछ पार्टिकल्स अपने ही पाथ पे रिटर्न बैक हुए। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन थे इनके। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या क्या निकला? एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज हुआ है। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्रॉसेस विदाउट डेविएशन, बीच में सारा स्पेस एम्प्टी है। ठीक है, सेंटर से कुछ पार्टिकल्स का डेविएशन 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, जो कि क्लोज टू द सेंटर थे। दैट मीन्स कि सेंटर पे कोई मैसिव पॉजिटिव चार्ज है जो स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को और अल्फा पार्टिकल्स को। क्लियर है? रिपेल क्यों? ये पॉजिटिव होता है और अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है। अल्फा मतलब हम कहते हैं, अल्फा मतलब होता है 2+ आयन। ठीक है, 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज कह लो, या 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है इस पे, इतना होता है, यहां से रिपेल करता है, ऐसे चला गया। अब इसके बाद कुछ पार्टिकल्स बीच से बाउंस बैक कर गए। इसका मतलब बीच में जो कोर है वो बहुत ही स्मॉल है साइज में, ओकेजनली कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए थे। इससे पता चला कि बीच में जो कोर है उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, वहां पर बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसे नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। क्लियर है? ये था ऑब्जर्वेशन और ये था कंक्लूजन। क्लियर है? अब इसके बाद एक डेरिवेशन इसमें आता है, वो है एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, जिसे कहा गया क्लोजेस्ट अप्रोच, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर साइज। क्लियर है? या फिर इसी को कहा गया क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, फ्रेम में आ रहा है ना? अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अगर हम एक एटम के न्यूक्लियस के जितना क्लोज हम जा पाए यहां से यहां तक और वापस रिटर्न बैक हुए, तो ये जो डिस्टेंस था इसे इन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस का साइज अप्रोक्सीमेट रहा होगा। क्लियर है? उन्होंने इस साइज को कहा कि न्यूक्लियर साइज है। मैंने थोड़ा गैप दिखाया है, तो यहां पर साइज ऑफ न्यूक्लियस रहा होगा। ये है अल्फा पार्टिकल और यहां पर Z इज इक्वल टू कितना होता है गोल्ड का? ZAU। ये होता Z नहीं, हाँ ठीक है, Z होता है 79। ठीक है, ये हो गया। अब क्लोजेस्ट अप्रोच में यहां पर सोचो, यहां पर हमने क्या दिया था? इसे काइनेटिक एनर्जी थ्रो किया था। काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया, आगे जाएगा, स्लो होता जाएगा अल्फा पार्टिकल, यहां पर आते आते वो रुक जाएगा, वहां से बाउंस बैक करेगा। क्लियर है? जब बाउंसिंग बैक अल्फा पार्टिकल होगा तो जहां पर वो रुका है काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है? नहीं है ना? ओके, तो मैं लिखता हूं एट क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या है? चलो काइनेटिक एनर्जी को के ही लिखता हूं मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, मैं लिख दूं ZE इंटू 2E अपॉन R0। यही होता है ना, K Q1 Q2 बाई R। क्लियर है? ये भी पॉजिटिव था, वो भी पॉजिटिव था, तो दोनों पॉजिटिव लिखा मैंने। ठीक, अब यहां पर R0 की अगर हम बात करें तो KZ 2KZ E² अपॉन काइनेटिक एनर्जी चलेगा। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या था कि काइनेटिक एनर्जी जो लिया गया था वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। ठीक, इतने काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल लिया गया उसे बम्बार्डमेंट के लिए। तो R0 क्या बना? कि हमारे पास क्या होता है?
9 इंटू 10⁻⁹ 2, Z हो गया 79 और E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, लिखते हैं, अपॉन काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इज 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को जब हमने कैलकुलेट किया, कितनी आई वैल्यू? तो कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी आई 41.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर को हम कहते हैं फर्मी, तो 41.3 फर्मी कहा जाता है, दैट इज आर नॉट। देखो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां पर Q1 Q2 का मतलब क्या, एक Q अल्फा पार्टिकल और दूसरा Q न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना था, 2e, पॉजिटिव 2e, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज Z और एक प्रोटॉन पे होता है E, पॉजिटिव E। तो ये हो गया चार्ज ऑफ न्यूक्लियस और ये हो गया चार्ज ऑफ अल्फा, Q1 Q2 अपॉन R। अब समझ आ गया? रुक जाओ, ऑन कर दो ऑन कर दो, कर दिया। ओके, इंपैक्ट पैरामीटर इसमें क्या था, सबसे पहले अगर हमने एक अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक है, ये यहां से डेविएट होगा ऐसे, तो यहां पर जो एंगल से डेविएशन था वो मान लेते हैं थीटा रहा होगा। ठीक है, तो इस वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस को कहा गया बी, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या था, अप्रोच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, बी क्या था, बी इज इक्वल टू था जेड स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। ये है इंपैक्ट पैरामीटर बी। अगर कुछ आया तो डायरेक्ट ये लिखने को आएगा, या इस पे थीटा के साथ तुम्हें न्यूमेरिकल गिवन होगा। ठीक है, डेरिवेशन तुम लोगों को नहीं करना है। बोर्स, अब तक हम लोग यही फर्जी थियरी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये नकली थियरी क्यों है, बताइएगा कोई क्यों है? हाइड्रोजन और हीलियम का सही, मतलब तुम्हारे पास अभी 118 एलिमेंट्स आ चुके हैं और अभी तुम वो थियरी फॉलो कर रहे हो जिस थियरी में हाइड्रोजन हीलियम तक जाते जाते थियरी फेल होने लगती है और बड़े एटम में तो बिल्कुल भी काम नहीं करती। हम पढ़ते जा रहे हैं, ठीक, ये चीजें, बट ठीक है। हाँ, इसको गलत किसने कहा? हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जैसे अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और एटमॉस्फेयर उसके अराउंड वेरिएबल है, कभी भी कहीं भी डेंसिटी क्लाउड्स की कैसी भी हो सकती है, मोशन रैंडम हो सकता है, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि अर्थ की जगह पे तुम न्यूक्लियस को समझ लो और जो क्लाउड्स हैं उसको तुम इलेक्ट्रॉन समझो, जिसका रैंडम मोशन है, जिसमें कोई भी कभी भी कहीं भी ज्यादा डेंसिटी कम डेंसिटी हो सकती है, उसका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट गलत है। चलो ठीक है, मान लिया गलत है। अब सही क्या है, जब पता ही नहीं है तो गलत ही सही है। क्लियर है? ठीक, ओके। तो बोर्स पोस्टुलेट्स, कितने पोस्टुलेट्स थे तुम सबने पढ़ा है? क्या क्या थे? 9th में 2 थे शायद। थियरी थोड़ी बदलेगी क्या था उसमें पढ़ा देगा, तो उसमें पढ़ा देगा, अरे थियरी थी तो थी। बोर्स पोस्टुलेट्स में 4 पोस्टुलेट्स दिए गए। ठीक है, पहला पोस्टुलेट था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट, मैं रिटर्न के लिए दे दूंगा, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट पोस्टुलेट था न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट क्या था? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो एटम है, ठीक है, वो एम्प्टी है, उसके सेंटर पे एक बहुत ही मैसिव कोर है, मतलब हाईली डेंसर कोर है, जिसपे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और एटम का सारा मास लाई करता है। उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला भी
वही पॉइंट है जो सेंटर पे है, जिसे नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, ये था पहला, जिसे कहा गया न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्या क्या बात हुई? पहला, एटम जो है उसका सेंटर जो है बहुत ही हाईली डेंस है और बहुत स्मॉल है, वहां पे सबसे सारा पॉजिटिव चार्ज और एटम का ऑलमोस्ट सारा मास एक्युमुलेटेड है। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं तो उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियस। क्लियर है? ये कहा उन्होंने अकॉर्डिंग टू बोर्स, न्यूक्लियर कॉन्सेप्ट। दूसरा था क्वांटम कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये तो तुम लोग खूब यूज किया होगा तुमने, और तुम करने भी वाले हो आगे भी। अच्छा देखो, तुमने ये पढ़ा होगा ना, एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है, यही तो है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π, दैट इज बोर्स क्वांटम कंडीशन। कैसे आया है? ओके, कैसे आया था? इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट है, जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट लिया, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसके 1 लैम्डा के बराबर है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास एक वेवलेंथ होता है, द ब्रोगली वेवलेंथ, तो 1 वेवलेंथ के बराबर इसका साइज होगा न्यूक्लियस का, मतलब 2π r1 की बात करूंगा तो ये λ1 के बराबर होगा। ठीक है। अब अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हैं, सेकेंड ऑर्बिट का जो साइज होगा, जैसे मान लो कि हम ये कहें कि इसमें ऐसे और इसमें अगर मैं कहूं ऐसे, दो क्रस्ट एक साथ मिलाएंगे, तो इसमें कहा गया कि सेकेंड ऑर्बिट जो होगा 2π r2, ये λ2 लैम्डा के बराबर होगा। क्लियर है? डन। इसी तरीके से अगर हम nth ऑर्बिट की बात करें तो 2π rn जो होगा वो n λn के बराबर होगा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये चीज? तो इसको इन्होंने क्या कहा कि ऑर्बिट का जो साइज होगा दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इसके बाद हमें लैम्डा की वैल्यू पता है, हम क्या करते हैं 2π rn यहां पर मैं लिखता हूं, और n लैम्डा क्या होता है? NH/2π नहीं, H/mv, यही होता है ना द ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। याद आया? अरे ड्यूअल नेचर में पढ़ा है अभी अभी हम लोगों ने। क्लियर है ना? तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, mvr nth ऑर्बिट NH/2π। mvr को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। दिस इज एंगुलर मोमेंटम, L इज इक्वल टू NH/2π। L क्या है? L इज इक्वल टू है mvrn, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ये था हमारा क्वांटम कंडीशन। क्वांटम कंडीशन क्या कहता है कि किसी भी परमिशिबल ऑर्बिट में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π होता है। एंगुलर मोमेंटम मतलब mvr इज इक्वल टू NH/2π। n नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, 1 2 3 4, कुछ भी इनफाइनाइट तक हो सकता है। थर्ड पोस्टुलेट है स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? नाम से तो पता चल रहा है जैसे ऑर्बिट ही स्टेशनरी है, बट यहां पर स्टेशनरी क्या होता है? ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है, उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन की एक कांस्टेंट एनर्जी होती है, ठीक है, जो कि चेंज नहीं होती, जिसे हम नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट भी कहते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में, अगर ऑर्बिट चेंज नहीं कर रहा तो पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ना वो एब्जॉर्ब करता है और ना ही वो रेडिएट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट नहीं करते जब वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, तो उस ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसीलिए हर ऑर्बिट स्टेबल होता है। क्लियर है? फोर्थ,
फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है? अच्छा एक बात बताओ, अंदर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा या बाहर वाले ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा? ये बताओ, स्टेबल ज्यादा एनर्जी वाला या स्टेबल कम एनर्जी वाला? स्टेबल कम एनर्जी वाला। जो जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो तो ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा। अब ये बताओ, स्टेबल अंदर वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है या बाहर वाला? बाहर वाला ज्यादा स्टेबल होता है। नालायकों, रिएक्शन करने के लिए बाहर के इलेक्ट्रॉन ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूक्लियस के साइड वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ी निकल के आते हैं बाहर रिएक्शन करने। तो बाहर की एनर्जी ज्यादा होती है और अंदर की एनर्जी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट के बराबर होनी चाहिए। अब सोचो, अगर कम से ज्यादा वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन को आना है तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होगी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यहां से यहां जाएगा। अगर इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रेडिएट करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा और वो इसमें जाके स्टेबल होगा। क्लियर है? तो जो भी एब्जॉर्प्शन या रेडिएशन होगा वो इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर है? मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से जंप करता हूं यहां पे ऐसे, तो यहां पर एनर्जी रेडिएट होगी और एनर्जी का जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन मतलब फोटॉन्स, दैट इज इक्वल टू h न्यू। तो मैं अगर इसको कहता हूं E2, इसकी एनर्जी कहता हूं E1, तो होता है E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू। क्लियर है? मतलब जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो रेडिएट या एब्जॉर्ब होगा तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। चलो, हम लोगों ने कर लिया है बोर्स पोस्टुलेट्स पूरा कर लिया हमने, उससे पहले रदरफोर्ड कर लिया और उससे पहले हमने थॉमसन भी समझ लिया था। ठीक है, अब आज हम लोग बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम करेंगे। हाइड्रोजन एटम में हमारा पर्पस क्या क्या होगा? हम निकालेंगे एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उसका रेडियस, फिर उसकी एनर्जी। क्लियर है? ये चीज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो बोर्स थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में सबसे पहले हमने एक ऑर्बिट बना लिया। अब हम लोग z के हिसाब से लेके चलेंगे, मतलब बाद में हम z को 1 ले लेंगे, मतलब एटॉमिक नंबर, ताकि अगर मान लो हाइड्रोजन के साथ अगर हीलियम लिथियम करके कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया, इसको मैं लिखता हूँ, इस पर कितना चार्ज होता है? प्लस ZE का। ठीक है, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन है v वेलोसिटी से मूविंग है तो इस पर एक फोर्स काम कर रहा होगा। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स का फॉर्मेट क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो यहाँ पर रेडियस बन रहा होगा, रेडियस ले लेते हैं r। ठीक, अब इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रेम में आ रहा है ना? ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया हमारे पास mv²/r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है k q1 q2 अपॉन r²। क्लियर है? इससे इसको कट करते हैं, हमारे पास आ गया mv² इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटम कंडीशन, बोर्स क्वांटम कंडीशन क्या हो जाता है? क्वांटम कंडीशन क्या है बोर का? हे भगवान, एक बार तो देख के आ जाते 5 मिनट। हाँ, mv मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। n इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिट रेडियस, दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। इसको हम लोग लिखते हैं mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन। पॉज करो इसको।
चलो अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, हमें दोनों अननोन फाइंड करने हैं। अननोन क्या क्या है? आर और बी। फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, एम वी आर अपॉन एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर क्या था? के जेड ई स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा आर। फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड किया मैंने। अब देखो यहाँ से एक v से एक v गया और एक r से एक r गया, v तो आ गया, m से m भी गया, क्या बचा? v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। है ना? ओके अब इसमें जो होता है v जो होता है, देखो अब इसमें क्या क्या है हमारे पास? z और n वेरिएबल्स हैं, ठीक है। z और n अलग अलग हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट अलग हो सकता है, एटम अलग हो सकता है। तो z और n को अगर अलग कर दिया जाए, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू वॉट? z बाई n, ठीक है। तो ओवरऑल इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है वो c अपॉन 137 होती है, v। और ये हमें पता चल गया जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है। क्लियर है? इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस v की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, r आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन एच, यही है ना? और r कहाँ गया? अरे ये तो v था, पुट करते हैं डायरेक्ट, चलो लिख लेते हैं। ये थर्ड था और सेकंड क्या था? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो r हमारे पास क्या हो जाएगा? एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। एन एच 2 पाई एम, वी क्या है? 2 पाई के जेड ई स्क्वायर, एन इंटू एच ऊपर चला गया, तो r क्या बना? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पर r जो होता है, इसमें देखो n और h ये दो वेरिएबल्स हैं, मतलब हम लिखने वाले हैं एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये हमारा r है। r कौन सा? nth ऑर्बिट का रेडियस। अब इस r से हमें ये पता चला कि r जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है वैसे? r की इसकी वैल्यू आई थिंक 0.53 एंगस्ट्रम। तो 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम, ठीक है। तेजस्विनी एक बार कंफर्म करो बुक देख के, नहीं तो इस पार्ट को मुझे कट करना पड़ेगा अगर ये गलत हुआ। एंड r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया n स्क्वायर एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया z। सही होता है, क्लियर है? तो ये आया हमारा r, ठीक है। कंप्लीट करो तुम लोग। चलो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी देखने वाले हैं, और अब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तुम लोगों ने ग्रेविटेशन किया होगा तो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, याद रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्या बना? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अगर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी देखना है तो मैं हाफ इस साइड और हाफ इस साइड मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा? दिस इज काइनेटिक एनर्जी, के जेड ई स्क्वायर बाई
2r, इक्वेशन नंबर 1। इसको हटा देता हूं, तुम लोगों के कॉपी में नोटेड है। ओके, ये है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू के Q1 Q2 ZE माइनस E अपॉन R। ठीक है, तो हमारे पास इसका क्या बन गया? माइनस के ZE स्क्वायर बाई R, दैट इज U। हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल एनर्जी। तो हम लोग लिखते हैं EN इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस U पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के ZE स्क्वायर अपॉन R 2R माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R। ओवरऑल रिजल्ट क्या बना? के ZE स्क्वायर अपॉन 2R माइनस, है ना? -1 में से प्लस हाफ ऐड करेंगे तो -½ बचेगा। डन। तो ये हो गया हमारे पास। अब R की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो EN इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन 2, R की जगह N स्क्वायर H स्क्वायर, ऊपर जाएंगे 4 पाई स्क्वायर M के ZE स्क्वायर, M के E स्क्वायर Z स्क्वायर। डन। हाँ, Z स्क्वायर बाद में होगा। ठीक है, अब इसको हम अगर कंपाइल करें तो हमारा क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ, इसको 2 कर दूं, माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर M के स्क्वायर Z स्क्वायर E टू द पावर 4 अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर। ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देख लो, कुछ मिसिंग तो नहीं है? ठीक है, ये हमें पहले से पता था, इसको हटा दिया मैंने। अब यहां पर जो EN आएगा, अगर इसमें से मैं वेरिएबल अलग कर दूं, EN माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर M के स्क्वायर E टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई H स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा? Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड जो होती है माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, Z को 1 ले लेंगे, ऑर्बिट तो हम हाइड्रोजन में भी बना सकते हैं। पॉज करो, इसको नोट कर। चलो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किससे बनता है? बोर्स का 4th पोस्टुलेट क्या था? फ्रीक्वेंसी कंडीशन। अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट, मतलब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। वो एनर्जी इक्वल होता है दोनों ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस के। क्लियर है? मतलब बाहर की एनर्जी 10 जूल है, इनर एनर्जी 6 जूल है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो 4 जूल रेडिएट करेगा। क्लियर? तो यहां पर वो एनर्जी जो रेडिएशन में होता है, उसमें हर तरीके की वेवलेंथ निकलती है, जिसमें हम कहते हैं कि अल्ट्रावायलेट भी निकलता है, विजिबल भी निकलता है, और इंफ्रारेड्स भी निकलती हैं। ठीक है, तो उनके वेवलेंथ के हिसाब से और इनके ऑर्बिट जंप के हिसाब से हमने उसका नाम दिया। ठीक है, चलो नाम से पहले हम एनर्जी का कॉन्सेप्ट देख लेंगे क्या क्या होने वाला है। तो यहां पर ये मैं बना लेता हूं 2 ऑर्बिट इस तरीके से किया। दिस इज, यहां पर एनर्जी E1 रहा होगा, यहां एनर्जी E2 रही होगी। इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो रेडिएशन हुआ है, दैट इज H न्यू। ठीक है, अब इस H न्यू इज इक्वल टू हमें पता है जो होता है, दैट इज E2 माइनस E1 होता है। अब E2 माइनस E1 अगर हम करें तो H न्यू, तो H न्यू को C बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, HC बाई लैम्डा। अब 2 यहां माइनस होता है, माइनस 2 पाई स्क्वायर M के स्क्वायर E टू द पावर 4 अपॉन
एच स्क्वायर, ब्रैकेट में लेते हैं 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। हो गया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एच सी को नीचे ले आते हैं। यहां पर बन गया 1/λ और माइनस 2 स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एच क्यूब सी। माइनस को अंदर ले लेते हैं, क्या हो गया यहाँ पर n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इसको हम लोग कुछ कहते हैं, दैट इज r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। r इज व्हाट 2 स्क्वायर m k स्क्वायर e टू द पावर 4 divided by h cube c. This is Rydberg's constant. इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, वैल्यू चेक करो। +7 1.09, ठीक है, इट्स 1.1 +7 रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है r 1.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। अब यहां पर ये जो है लैम्डा, ये डिफरेंट ऑर्बिट में जंप का होता है। ठीक है, अब हमें ऑर्बिट्स के जंप के बारे में हमें नाम पता होना चाहिए। चलो ये ले लेते हैं सबसे पहले, एक हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद अगर फर्स्ट ऑर्बिट में जंप हुआ, ठीक है, तो इसको स्टॉप करो, पहले इतना नोट कर लो। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें ये पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में तो रेडिएट करेंगे एनर्जी। वो एनर्जी का जो रेडिएशन है उसका जो फॉर्मूला आया उसके वेवलेंथ का वो ये आया, और n1 n2 नंबर ऑफ इनर ऑर्बिट है, दिस इज नंबर ऑफ आउटर ऑर्बिट, ये हम लोग लेते हैं। अब जंप जो पॉसिबल है और उसके हिसाब से जो नाम रखा गया है उसमें से 5 नेम्स मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इसमें से फर्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करते हैं, ठीक है, तो उसका नाम दिया जाता है लाइमन सीरीज। ठीक है, लाइमन सीरीज में n1 जो लेते हैं हम लोग वो लेते हैं 1 और n2 क्या ले सकते हैं, हाँ 2 3 4 डॉट डॉट इंफिनिटी कहीं से भी। ठीक है, तो उस वक्त जो हमारा 1/λ लाइमन आएगा वो क्या होगा, r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। n2 डिपेंड करेगा कहां से आ रही है लाइट, मतलब कहां से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड जो है वो है बामर, मेरे साथ साथ लिख लो, तुम्हें पता है, मेरे साथ साथ नोट कर लो, बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए n1 होना चाहिए 2 और n2 होना चाहिए 3 4 5 etc। तो 1/λ बामर क्या हो जाएगा, r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। थर्ड पाश्चन में n1 हो जाएगा 3 और n2 हो जाएगा 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, फोर्थ ब्रैकेट सीरीज n1 हो जाएगा 4 और n2 हो जाएगा 5 6 7 etc। फिफ्थ जो है वो है फंड, n1 हो जाएगा 5 और n2 हो जाएगा etc। ठीक है, ये सारे सीरीज हमें मिलने वाले हैं। फॉर्मूले भी तुम लोग साथ साथ नोट करना, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, पैटर्न तुम्हें पता है। रुक प्रकृति,
चलो अब हम लोग रेडिएशन दिखाने के लिए कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है, 7 सर्कल्स। शुरू हो जाओ। मैं तो बना लूंगा। वो भी देख कर बताएंगे। खाओगे? चलो बना लो, इसको रोक दो। चलो अब समझते हैं। यहां पर मैंने, अच्छा इस ऑर्बिट को मैंने दिखाया नहीं, अभी यहीं से ऑर्बिट स्टार्ट है मेरा। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 से बनाए हैं। इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं। अब मैं इसमें जंप दिखाने वाला हूं। जंप हमेशा तुम्हें दिखाना है टुवर्ड्स सेंटर, जहां पे भी। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पे जंप दिखाते हैं। n इज इक्वल टू 1 पे जंप कहां से हो सकता है? n इज इक्वल टू 2 से, देन n इज इक्वल टू 3 से, n इज इक्वल टू 4 6 7, यहां से जंप हो सकता है, ठीक। इसके बाद n इज इक्वल टू 2 पे जंप दिखाते हैं, ठीक है। थर्ड n इज इक्वल टू 3 पे जंप दिखाते हैं, ओके। उसके बाद n इज इक्वल टू 4 पे जंप दिखाते हैं, इसको जरा रोकना है, ओके। उसके बाद n इज इक्वल टू 5 पे जंप दिखाते हैं, n इज इक्वल टू 6 से होगा, और n इज इक्वल टू 7 से, उससे भी ऊपर हो सकता है ऐसे। अब ये शो करना है, दिस ये है क्या क्या, दिस इज लाइमन सीरीज, ब्रैकेट पी फंड। अब इसमें रेडिएशन के नाम क्या क्या है? यहां से जो रेडिएशन निकल रही होगी ये होती है यूवी रेज, ठीक है। यहां से जो रेडिएशन निकल रही होगी ये होती है विजिबल रेज। तो विजिबल कौन सी होती है? गामा। और पास्चन से ये है आईआर, फिर ये है आईआर, और ये भी आईआर ही होगा, ठीक है। ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हम लोग करने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम में हम हर एक ऑर्बिट की एनर्जी देखेंगे, और जंप करता है जब इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से उसमें रेडिएशन होती है, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले En इतना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी? -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर EV इज इक्वल टू -13.6 EV, ठीक है। E2 क्या हो जाएगा? लिखते चलो मेरे साथ साथ, फोन करने वाले ना यार। ये सारे मेरे कॉलेज वाले कमीने दोस्त हैं जो इंजीनियर हैं, और ये सैटरडे संडे घर में बैठे होते हैं,
इनको लगता है कि मैं भी इनकी तरह हूँ। ओके, -0.38 -0.28 EV। अब यहां पर हम लोग एनर्जी लेवल्स बनाने वाले हैं। स्केल की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। n इज इक्वल्स टू 1, एनर्जी -13.6। एनर्जी लिखता हूं, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका डिस्टेंस कम करते हुए चलना। ज्यादा कम हो गया। कम करते हुए चलेंगे। n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, डॉट 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 कर लेते हैं और यहां बना लेता हूं मैं n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेंगे नेक्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, फिफ्थ, ऐसे। सारी सीरीज क्या है? हाँ, सारी सीरीज की एनर्जी और इससे रेडिएशन होगा, इनका एनर्जी लेवल है। This is Lyman, this is Balmer, this is Paschen, this is Brackett, this is Fund। ये हमें पता है यहाँ का जो रेडिएशन होता है that is UV rays, this is visible rays और बाकी तीनों IR होती हैं। क्लियर है? ये था हमारा कंप्लीट एनर्जी लेवल डायग्राम। ओके, एनर्जी का लेवल जैसे -13.6 था, मैंने वहां पर सारी एनर्जी निकाल रखी है। -3.4, -1.51, -0.85, -0.54, 38, 28 और इनफाइनाइट पुट करेंगे तो एनर्जी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो ये है हमारा एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी का गैप बहुत छोटा होता जा रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लेवल कम होता हुआ दिखा दिया है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन जो है वो एक सीरीज बनाएगा, उसका स्पेक्ट्रम हमने पहले पढ़ा और ये उसके एनर्जीज हैं।